आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के गैसीय अवस्था चैप्टर में ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाओं में संरचनात्मक भिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे। गैसीय अवस्थाओं में अंतराण्विक दूरी अधिक होती है, जबकि ठोस अवस्थाओं में अंतराण्विक दूरी कम पाई जाती है। द्रवों के मध्य गैसों की अपेक्षा कम, परंतु ठोसों की अपेक्षा अधिक दूरी पाई जाती है। ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, जबकि गैसों में अवयवी कणों की कोई व्यवस्था नहीं होती है। द्रवों में अवयवी कण बहुत अधिक व्यवस्थित तो नहीं होते हैं, परंतु यह गैसों की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित पाए जाते हैं। अतः ठोस, द्रव और गैसों में संरचनात्मक भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो कुछ गुणों के अध्ययन करने पर हम ज़्यादा डिटेल से समझ सकते हैं। पहला है अंतराण्विक बल अथवा अंतराण्विक दूरियां, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस। गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल अथवा वंडरवाल बल अत्यंत दुर्बल होते हैं। अतः अणुओं के मध्य दूरियां अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप गैस के अणुओं के मध्य खाली स्थान अधिक होते हैं। इसलिए गैस के अणु स्थानांतरण, कंपन और घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जबकि ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में अरेंज होते हैं तथा कणों के मध्य प्रबल आकर्षण अथवा आयनिक बल पाया जाता है, जिसके कारण इनके मध्य खाली स्थान नहीं के बराबर होता है। इसलिए ठोसों में अवयवी कण प्रत्येक प्रकार की गति के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। ठोसों में अवयवी कण अपनी मूल स्थिति से के संदर्भ में केवल कंपन गति कर सकते हैं, अर्थात इनके अंदर घूर्णन गति नहीं पाई जाती है। द्रव की स्थिति ठोस एवं गैस से भिन्न होती है। द्रव में अणुओं के मध्य आकर्षण बल होते हैं। इन बलों की कारण गैस में उपस्थित आकर्षण बल से लगभग 10 गुना अधिक होते हैं। ये बल इतने प्रबल भी नहीं होते कि द्रव के अणुओं को दृढ़ता से बांधे रखें। द्रव के अणुओं के मध्य स्थित रिक्त स्थान ठोसों की अपेक्षा अधिक, परंतु गैसों की अपेक्षा कम पाया जाता है। अतः इसलिए द्रव के अणु कंपन गति और घूर्णन गति कर सकते हैं। सेकंड है हमारा आकार और आयतन के आधार पर हम ठोस, द्रव और गैस को किस तरह विभेदित करेंगे। गैस में अणुओं के मध्य खाली स्थान अधिक होने के कारण अणु, हमने जैसे पहले पढ़ा, सभी प्रकार की गतियां संभव हो जाती है तथा गैस के अणु निरंतर विचरण करते हैं। इसलिए गैस का कोई निश्चित आकार एवं आयतन
नहीं पाया जाता है, जबकि ठोस में अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है तथा अवयव में कणों की स्थिति निश्चित होती है। इसलिए ठोसों को एक निश्चित आकार और आयतन होता है। अब हम द्रव की बात करें तो द्रव के अणु के मध्य आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम परंतु गैस की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। अतः अणु एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते और निश्चित आयतन में बंधे रहते हैं। अतः द्रवों का निश्चित आकार नहीं होता परंतु एक निश्चित आयतन होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि गैस के अणुओं में आकर्षण बल नगण्य या नहीं के बराबर होने के कारण उनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, जबकि ठोसों में अवयवी कण निश्चित रूप से व्यवस्थित होने के कारण इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रवों में गैस की तुलना में अधिक एवं ठोसों की तुलना में कम आकर्षण बल होने के कारण द्रवों का आकार तो निश्चित नहीं होता परंतु उनका आयतन निश्चित होता है। इस तरह हम आयतन और आकार के द्वारा ठोस, द्रव्य और गैसों में डिफरेंस कर सकते हैं या भिन्नता बता सकते हैं। तीसरा है संपीड़नता। द्रव्य और ठोस में संपीड़नता नगण्य होती है, जबकि गैसों में संपीड़नता का गुण अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। एक निश्चित ताप पर दाब में वृद्धि से किसी पदार्थ के आयतन में हुई कमी और उसके प्रारंभिक आयतन का अनुपात उस पदार्थ की संपीड़नता गुणांक कहलाता है। द्रव्यों में दाब में 10 से 20% की यदि हम वृद्धि कर दें तो आयतन है वह कम हो जाता है, और ठोसों में तो आयतन का प्रभाव यदि दाब में वृद्धि कर दी जाएगी तो आयतन का प्रभाव नगण्य होता है। इसी तरह हम आगे देखते हैं तापीय प्रभाव एवं संकुचन। गैसों में अंतराण्विक दूरी बहुत अधिक होती है, जबकि ठोसों में अंतराण्विक दूरी बहुत कम पाई जाती है। द्रव के अणुओं के मध्य दूरी गैस की अपेक्षा बहुत कम तथा ठोस की अपेक्षा बहुत अधिक पाई जाती है। जब ताप बढ़ाया जाता है तो अणुओं के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है, अतः आयतन में भी वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार निश्चित दाब पर द्रव का आयतन ताप पर निर्भर करता है। एक निश्चित दाब पर ताप बढ़ाने से द्रव के आयतन में हुई वृद्धि द्रव का तापीय प्रसार कहलाता है। तापीय प्रसार को ताप प्रसार गुणांक के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। एक निश्चित दाब पर 1 डिग्री ताप बढ़ाने से द्रव के आयतन में हुई वृद्धि एवं द्रव के वास्तविक आयतन का अनुपात हम तापीय प्रसार गुणांक कहलाता है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप वह स्थिर दाब आयतन V0 है तथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर यदि आयतन VT हो तो हमें इस तरह की एक रिलेशनशिप प्राप्त होती है। VT माइनस V0
बटे V0 इज इक्वल टू अल्फा टी। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो VT अपॉन V0 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी हमें प्राप्त होता है, जिसमें हम VT V0 प्लस अल्फा टी एंड में हमें प्राप्त होगा। यहाँ अल्फा द्रव का तापीय प्रसार गुणांक कहलाता है। द्रवों में तापीय प्रसार गुणांक का मान सामान्यतः पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है, अर्थात ताप बढ़ाने से हमेशा ही आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन कुछ द्रवों के लिए इसका मान ऋणात्मक भी हो जाता है, परंतु यह ताप बहुत कम प्रसार में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापीय प्रसार गुणांक का मान ऋणात्मक होता है, अर्थात ताप की इस प्रकार में जल का आपेक्षिक आयतन ताप बढ़ाने से घटता है। अब हमारा अगला पॉइंट है विसरण, डिफ्यूजन। विसरण गैसों का एक प्रमुख गुण होता है। गैसों के अंतराण्विक दूरी अधिक होने के कारण इन अणुओं के मध्य खाली स्थान अधिक होता है। गैसों में विसरण के वेग के लिए ग्राम के विसरण का नियम बताया है, जिसके अनुसार सामान्य ताप तथा सामान्य दाब पर दी गई गैस के विसरण का वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रवों में विसरण होता है, परंतु अणुओं के मध्य दूरी कम होने से खाली स्थान कम होते हैं, अतः विसरण कम होता है। ठोसों में खाली स्थान बहुत कम होने के कारण इनमें विसरण अत्यधिक कम होता है। यदि ठोसों में विसरण को प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो यदि तांबे के एक टुकड़े को जस्ते के टुकड़े के संपर्क में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ महीनों के लिए रख दिया जाए तो दोनों धातुओं के संगम पर पीतल की एक परत बन जाती है, जो कि निश्चित रूप से विसरण के होने की पुष्टि करती है। अतः इन 5 पॉइंटों के द्वारा हम ठोस, द्रव तथा गैसों की संरचनात्मक भिन्नता को देख सकते हैं और इनसे हमें पता लगता है कि ठोस, द्रव एवं गैस में कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसके कारण हम इन तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं। नमस्कार।